अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान शिद्दत से बढ़ने वाले इख्तिलाफात और उस इख्तिलाफात की वजह से इंसाफ के तकाजे पूरा न होने के जो मसाइल हैं उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान इख्तिलाफ क्यों है, और एक माह से जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी बेंच का हिस्सा नहीं है तो उसकी क्या वजूहत हैं, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं, अकील अफजल। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अकील भाई, ये बताएगा कि एक महीने से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, वो कोई केस नहीं सुन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब खुद जो हैं वो अपनी, जिस तरह उनकी थोड़ी सी अना और हरदर्मी भी हमें हमेशा नज़र आती है, क्या वो उस वजह से खुद केस नहीं ले रहे हैं, बेंच में नहीं बैठ रहे हैं, या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनको कोई साइड लाइन कर रहे हैं? देखें, 14 अप्रैल को गुज़श्ता माह पहले एक कॉज लिस्ट जारी की गई। उसके अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो थे उनका बेंच शामिल था। गालबन ईद से जो पहला हफ्ता था ना, वो वाला हफ्ता था जो लास्ट वीक ऑफ दी हम कह लें कि रमज़ान था। तो लेकिन बाद में फिर अचानक दूसरी कॉज लिस्ट जारी की गई जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा का बेंच को निकाल दिया गया, बाकी तमाम बेंचेज अपनी जगह पे मौजूद थे। 14 अप्रैल से आज 17 अप्रैल होगी, 17 मई होगी, एक महीने से ज़्यादा हो गया काजी साहब किसी भी बेंच में नहीं बैठ रहे। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिस है वो तो बिल्कुल खामोश है। लेकिन कुछ दोस्तों ने जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाई है वो हम पब्लिक से शेयर अपने आपके नाज़रीन से शेयर कर देते हैं। उसके अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर हो गया है, अब उस पर अमल होना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये है कि आइन को जिस अंदाज से भी पार्लियामेंट ने जो भी कानून साजी कर दी, आइन हो या कानून हो, बना दिया, अदालतों का काम है उन पर अमल करें। अदालतों का काम ये नहीं है कि उनको सस्पेंड करें, उनको मुअत्तल करें, उनके जायज़े लेना शुरू कर दें कि ये भाई आपने कानून क्यों बनाया है। ये अगरचे ये जो जूरिस्प्रूडेंस चलती आ रही है, मसलन 21वीं आईनी तरमीम जब थी, फ़ौजी अदालतों वाला था, तब भी ये मामला बड़ा उठा था। लेकिन हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ग्रिप को जो उन्होंने ओवरऑल एग्जेक्टिव्स के ऊपर और रखी हुई है, एक चेक रखा हुआ है, उसको उन्होंने कभी भी लूज़ होने नहीं दिया। तो काजी साहब का मौक़िफ़ जो है ये अदालत के उस मौक़िफ़ से मुतसादिम है। लेकिन उस दौर में भी 21वीं आईनी तरमीम में भी जस्टिस नासिरुल मुल्क थे और गालिबन जस्टिस गुलजार साहब थे। उन्होंने यही फ़ैसला दिया था कि पार्लियामेंट ने जो भी कानून बना दिया वो बना दिया, वो उनका मसला है, हमारा मसला सिर्फ़ उस पर अमल करना है। तो अब डर ये पैदा हो गया कि काजी साहब क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो कानून फ़ील्ड में आ चुका है, मंजूर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए था। तो डर ये है गालिबन कि शायद काजी फायद ईसा साहब अगर बेंच में बैठते हैं तो वो कोई ऐसा ऑर्डर जारी ना कर दें जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस 8 रुकनी बेंच की प्रोसीडिंग या ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरी प्रोसीडिंग को जो है वो मुतासिर कर दे। अब लेकिन इसमें दो राय हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काजी साहब की ये सोच नहीं है, किसी और वजह से बेंचेस उनको नहीं दिए जा रहे। तो उसका तो इबरार बड़ा वाज़ेह हल है कि अगर वाक़ई ये मामला नहीं है जो मैंने अभी बयान किया है, तो फिर चाहिए कि चीफ साहब को कि वो बेंच बना दें। और जब वो बेंच बना देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि काजी साहब कहें कि जनाब आपने बेंच बना दिया, अब मैं केस नहीं सुनूंगा। आप चीफ साहब ऑर्डर करें, भाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक उनका इख्तियार है। अगर वो उसको सस्पेंड करने का वो मानते हैं, वो उसको नहीं मानते, ज़ाहिर बात है, तो वो फिर जिस तरह चाहें वो ऑर्डर करें और काजी साहब को बेंच दें। काजी साहब बेंच में बैठेंगे, जो मुकदमात उनको 7, 8, 10 वो सिविल नौयत के मुकदमा दिए जाते थे वो दिए जाएँ, वो सुने। अब देखें फिर उसमें से निकलता क्या है। लेकिन बेंच दिया भी नहीं जा रहा और कहा ये जा रहा है क्योंकि जज साहब की एक अपनी रिक्वेस्ट है या अपनी ख्वाहिश है कि जब तक उसका फ़ैसला ना हो जाए तो मैं बेंच में नहीं बैठूँगा। तो इसलिए उस फैसले का एहतराम किया जा रहा है। इसमें क्योंकि वाज़ेह तौर पर किसी भी किस्म से कोई जो है वो मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं,
क्योंकि ये डायरेक्टली जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस के दरमियान है, जो भी है इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसकी खबरें उस तरह से क्लियर बाहर नहीं आ रही, वाज़ेह खबरें बाहर नहीं आ रही। अच्छा अकील भाई, आपने जिस तरह अभी बात की कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर काजी फायज ईसा साहब डट गए हैं कि जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होता, वो मुमकिन तौर पर जो आपको बताया गया या आपको जो पता चला खबरों से, लोगों से या आपके ज़रायों से, उस वजह से भी वो बेंच में नहीं बैठ रहे हैं या उनको बेंच नहीं दिया जा रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो कोई ऑर्डर के खौफ से उन्हें बेंच नहीं दे रहे तो 3 रुकनी बेंच बना दे और उसमें 2 जजेस अपने पैनल के, जो जिस तरह आपको पता है ग्रुप बंदी तो ऑलरेडी है ही है, सबको पता है, ये ओपन बात है, तो उसमें से 2 जज बिठा दें, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अकेले कैसे ऑर्डर जारी करेंगे जबकि 2 जजेस उसके मुखालिफ होंगे? तो देखें, मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने रूटीन से हट के जो ऑर्डर्स जारी किए हैं ना, तो मैं जस्टिस काजी फायज ईसा के जब हम वो केस सुनते थे या हम उस केस को जब कवर करते थे तो हमें एहसास होता था कि यार ये जज साहब क्या कर रहे हैं, काजी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसका रिटर्न ऑर्डर आता था तो वो काजी साहब बेशक उसको प्रोसीडिंग के अंदर चीज़ों को नरेट नहीं कर पाते थे, उनको आपस में जोड़ नहीं पाते थे, उनका ताल्लुक नहीं बता पाते थे, लेकिन जब रिटर्न ऑर्डर आता तो बड़ी खूबसूरती से उन चीज़ों को नरेट करते हैं। ये काजी साहब की खूबसूरती है कि अपनी जजमेंट के अंदर चीज़ों को बड़ा प्यारा करके वो लिखते हैं, नरेट करते हैं सारा कुछ, उसमें कुरानी आयात का हवाला भी दे देते हैं, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें होती हैं वो उसको उसमें शेयर कर देते हैं। तो शायद ये मुश्किल हो जाए जज साहिबान के लिए। मैं आपको एक हालिया मिसाल दे देता हूँ। जब ये जजमेंट आई कि 184(3) के मुकदमात पर कार्रवाई रोक दी जाए काजी साहब की, तो जस्टिस का जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अगर आप नॉर्मली देखें तो वो बिल्कुल खामोश तबीयत, उनको न्यूट्रल समझा जाता था, न्यूट्रल भी समझा जाता है, उनको वो समझा जाता था कि ये किसी किस्म के फड्डे में नहीं पड़ेंगे, आप ये कह लें। लेकिन जब जजमेंट आई तो उन्होंने काजी साहब के व्यू पॉइंट से को माना, और जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस का मैटर आया, वो पंजाब इलेक्शंस वाला, तो उसमें उन्होंने कहा क्योंकि मैं वो जजमेंट दे चुका हूँ तो अब मुझे यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। मतलब उन्होंने माना भी, उसको तस्लीम भी किया और उसके ऊपर उन्होंने रजिस्ट भी किया कि नहीं भाई अब हम फैसला दे चुके हैं। तो काजी साहब की ये खूबसूरती या उनका ये है उसके, वो जब कोई चीज़ों को नरेट करते हैं, फैसला देते हैं, तो वो अपने साथ लोगों को कायल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से जो है उनको ये आप वाला जो आप तजर्बा कह रहे हैं कि ये तजर्बा नहीं किया जा रहा। तो वैसे भी अगर बेंच में लाइक माइंडेड लोग नहीं होंगे ना, तो फिर बेंच आपस में लड़ता ही रहेगा, फैसले नहीं करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा अकील भाई। आपको पता है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस तरह कोई भी नाइंसाफ़ी या उनके अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफ़ियाँ हो, ख़ास तौर पे माजी में जो रेफरेंस था उस हवाले से भी आपको याद हो, तो एक एक पल, एक एक लम्हा वो ख़त व किताबत के ज़रिए कभी सदर को ख़त लिख रहे हैं, कभी जुडिशल कमीशन को ख़त लिख रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आज उनको कोई बेंच नहीं दिया जा रहा है अगर मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर। तो क्या वो 1 महीना 3 दिन हो गए, वो खामोश क्यों है? वो कोई ख़त व किताबत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? देखिए, इसी बात से तो ये पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि शायद उन्होंने खुद भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट की हुई है कि जब तक आप इस केस का फैसला ना कर लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है इसका आप फैसला ना कर लें, तब तक मुझे बेंच ना दिया जाए। बहरहाल ख़त की क्या बात है, हो सकता है हम ये प्रोग्राम ख़त्म करें तो उनका ख़त सामने आ जाए। ख़त तो माशाल्लाह वो बड़े लिखते हैं, ख़त के मामले में तो वो क्या कहते हैं, किसी से भी कम नहीं है, बल्कि उनकी वजह से दीगर जज साहबान ने भी ख़त लिखने शुरू कर दिए, जो कि पहले तसव्वुर नहीं था अदलिया के अंदर के कोई भी जज हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो वो ख़त लिखना शुरू कर दें। उनके इस प्रेसिडेंट को बाकी जजेस ने भी फॉलो किया। ख़त उनका हो सकता है अभी हम प्रोसीडिंग ख़त्म करें तो या कदम से कोई ख़त सामने आ जाए। वकील भाई ने नाज़रीन आपको बड़ी खबर बता दी है कि आप इंतज़ार करें कि काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने 1 माह 3 दिन गुजरने के बावजूद कोई ख़त नहीं लिखा, हो सकता है कि आजकल में कोई उनका ख़त भी आ जाए आप दोस्तों तक, और उसमें हक़ाइक़ सामने आएंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बेंच में खुद नहीं बैठे या उन्हें बेंच नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस मौजूद हैं और लोगों की ये राय है, सहाफ़ियों की ये राय है, वकला की ये राय है कि जजेस आपस में इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल का पैनल है और दूसरा जस्टिस काजी फायज ईसा का, जिसमें 7-8 का एक रेशो बताया जा रहा है और
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसका भी जिक्र किया अकील भाई ने, उस बेंच में शामिल 8 जजेस को ये कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ हैं। तो नाज़रीन, आप देखते हैं जस्टिस काजी फाहिद ईसा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इन इख्तिलाफात और अदलिया के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, उसके साथ साथ अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में क्या कुछ होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से आप दोस्तों को आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।